हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो कि आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनदीप है और मेरी उम्र 50 साल की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये घटना मेरे साथ 3 साल पहले घटी थी। मैंने आज तक इस स्टोरी को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। मैंने सोचा था कि लोग मुझ पे हंसेंगे और मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। पर थोड़े ही दिन पहले मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि यह स्टोरी मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। तो हुआ यूँ कि मुझे त्रिपुरा में कुछ माल पहुंचाना था। मेरे साथ मेरा कोई भी असिस्टेंट नहीं था। मैं अकेला ही ट्रक चलाता था। मुझे इन भूतों और चुड़ैलों पे विश्वास कभी भी नहीं था। मैं सिर्फ भगवान पे भरोसा करता था। मैं त्रिपुरा जाने के लिए निकल गया। सफ़र ठीक ठाक था। 2 दिन के सफ़र के बाद तीसरी रात मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हुआ यूँ कि मैं जंगल के इलाके में आ चुका था। कोई बात नहीं, ढाबे पे जाके थोड़ी देर सो जाऊंगा। मैं 1 किलोमीटर आगे गया हूँगा कि मुझे एक औरत ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद कोई गांव की औरत होगी और उसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। उसने कहा कि उसे थोड़ा आगे जाना है, वो रास्ता भटक गई है। फिर मैंने उसे पूछा कि आप ऐसे कैसे रास्ता भटक सकती हो, आप तो मुझे गांव वाली लग रही हो। तो उसने कहा कि वो पास ही के ही गांव में नई नई रहने आई है। उसे कुछ भी नहीं पूछा, उसे ट्रक में बिठा लिया। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि वो औरत के शरीर से कुछ अजीब ही बदबू आ रही थी, जैसे कि सड़े मांस की बदबू। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब हाईवे को आने को 1 ही किलोमीटर रह गया था कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे पास वाली औरत अचानक से अपना रूप बदल रही है। मुझे लगा कि यह पक्का मेरा भ्रम होगा, क्योंकि इतने दिनों से ट्रक चलाते चलाते मैं थक भी गया था और मेरी नींद भी ठीक से नहीं हुई थी। पर फिर भी मैंने खुद पे काबू रखा और आगे ही बढ़ते गया। मैं अब हाईवे पे तो आ चुका था, पर वो हाईवे थोड़ा सुनसान था, यानी कि उसके दोनों तरफ झाड़ ही झाड़ थे। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही अब दिख रही थी। मैं फिर उस औरत को देखे बिना ही आगे बढ़ते गया। तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैंने जब उस औरत को देखा तो अब वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो देख के तो मेरी आंखें जैसे फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने बीच में कहीं भी अपनी ट्रक नहीं रोकी थी और वो औरत कैसे गायब हो सकती है। मुझे पता नहीं क्या हुआ। तब तक मैं हाईवे से निकल के गांव के इलाके में आ चुका था। मैंने फिर अपना ट्रक रोक दिया और पास ही के ही मंदिर में जाके बैठ गया। सुबह होने तक मैं वहीं पे बैठा रहा और सुबह होते ही वहाँ पे पंडित जी आए। वहाँ के पंडित जी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा। तो मैंने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा कि ये अक्सर यहाँ पे आते जाते लोगों के साथ घटता है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ और तुम बच गए। यह स्टोरी भले ही आपको डरावनी ना लगे, पर आप ही सोचिए, आधी रात में कोई आपसे लिफ्ट मांगे और वो आपके आंखों के सामने ही गायब हो जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा। मेरा नाम महेश है और मेरी उम्र 36 साल की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं ग्लूमी इवनिंग्स को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरी आप सब तक पहुँचाई। यह घटना मेरे पूरे परिवार के साथ घटी थी। इस घटना में मैंने अपने छोटे बेटे को खो दिया। इसकी शुरुआत अगस्त 2017 से हुई थी। तकरीबन 10 दिन तक यह घटना मेरे साथ घटी। हुआ यूँ कि एक दिन मुझे कोलकाता माल पहुंचाना था। मैं वैसे अपने असिस्टेंट बिंटू के साथ ट्रक चलाता था, पर बिंटू की पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो थोड़े दिनों के लिए मुझे ही ट्रक चलाना पड़ा। मैंने कोलकाता में माल पहुंचाया। कोलकाता माल पहुंचाकर मैं अपने घर के तरफ निकल पड़ा। कोलकाता से बाहर निकल के मैं कच्चे रास्ते पर आया। रास्ता वैसे ठीक था, मतलब ठीक ठाक था। मैं अपनी ट्रक चलाते चलाते जा रहा था। मेरे ट्रक के सामने एक ऑटो थी। तकरीबन 2 किलोमीटर तक
उस ऑटो वाले ने मुझे साइड नहीं दी। मैं वैसे ही चलाने लगा। मैं जब हरियाणा से कोलकाता माल पहुंचाने आया तो मैं रास्ते में सोया नहीं था और कोलकाता से भी माल डालकर डायरेक्ट निकल चुका था। थोड़े सेकंड्स के लिए मेरी आंख हल्की सी लग गई। उतनी ही देर में मैंने मेरे सामने जा रहे ऑटो वाले को ज़रा सा ठोक दिया। मैंने तुरंत ब्रेक मारी और ऑटो वाले के पास गया। उस ऑटो में एक काले कलर की साड़ी पहने एक औरत थी, लगभग 60-70 साल की औरत होगी। उसके पास काला जादू करने का सामान था, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी सारी चीजें बाहर गिर गई थी। उस ऑटो वाले ने मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी दी। वो औरत मुझे ही घूर रही थी। मैंने थोड़ा गुस्से में ऑटो वाले पे चिल्ला दिया, क्योंकि उसने शराब पी थी। सोचा कि उसकी गलती निकालता हूँ। गलती से मैंने उस औरत को भी 2 बातें कह दी। शायद वो मेरे जिंदगी की बड़ी गलती थी। उस बुढ़िया ने एक लकड़ी जैसा मेरे सामने फेंका और बोली कि 10 दिन के अंदर तेरे साथ बहुत गलत होगा, तू भी कुत्तों की मौत मरेगा। मैं वैसे इन सब में मानता नहीं था। उस औरत को और गाली देके ऑटो वाले को 5,000 देके मैं अपने रास्ते निकल पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ये पुलिस वाले मामलों में पड़ूं। मैं अपने घर पहुंच गया। मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों चुप बैठे हैं। क्या बोलता मैं मेरी पत्नी को। वो पहला दिन था। उस दिन मुझे चक्कर आया। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन रात को हम घर आए। रात का खाना खा के हम लोग सो गए। रात के 2 बजे मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे नींद में अपने चेहरे पे औरत के बाल फील हो रहे थे। मैंने सोचा कि ये मेरी पत्नी होगी, पर नहीं। जब मेरी आँख खुली तो कोई नहीं था और मेरी पत्नी सोई हुई थी। दूसरी रात और तीसरी रात को भी ऐसे ही चलते रहा। चौथी रात के दिन रात के 3:30 बजे मेरी आँख किसी के पैरों की आहट से खुली। कोई औरत सफ़ेद साड़ी में मेरे चक्कर काट रही थी। जैसे ही मैं उठा वो गायब हो गई। मैंने सोचा मैंने पक्का सपना देखा है। मैं उस बूढ़ी औरत की बातों के बारे में भूल गया था। मैंने मेरी पत्नी से ये सब कुछ शेयर किया, पर उसने भी कहा कि उसने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी और शायद मैं सपना देख रहा था। 7वीं रात के दिन हद ही पार हो गई। रात के 12 ही बजे थे। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। मुझे मेरे हाथ पे अचानक से दर्द होने लगा। मैंने मेरे हाथ को उठाने की कोशिश की, पर नहीं उठा पाया। मैंने जब आँख खोली तो वही औरत मेरे छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक से वो गायब हो गई। मेरी जान में जान आई। अगले दिन देखा तो मेरे बॉडी पे नाखूनों के निशान थे और मेरी बॉडी इतने दिनों से सूख रही थी। अब मेरे घर वाले सीरियस हो गए थे। जब मैंने उनको उस औरत के बारे में बताया तो वो शॉक हो गए। अब तो उन्होंने बोला कि बाबा के पास जाते हैं। हम गए थे, पर बाबा ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है वो जगह। सिद्ध बाबा ही इसका निवारण कर सकते हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों को लेकर ट्रक से ही उस जगह पर जाने को निकल गया, क्योंकि मेरे मामा वहीं रहते थे। सोचा बच्चों को वहीं छोड़ के सिद्ध बाबा के पास चला जाऊंगा। हम तकरीबन 10 किलोमीटर आगे गए होंगे कि मेरा ट्रक अचानक बंद पड़ गया। मैं नीचे उतरकर देखना चाहता था, पर मेरी पत्नी ने मना कर दिया। मेरे बच्चे भी अब डरने लगे थे। क्या करे, उतरकर देखना तो था। नीचे उतरकर देखा तो ट्रक में कुछ खराबी नहीं थी। एकदम से मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी।
वो आवाज़ एकदम से ज़्यादा हो गई। मेरी बीवी बच्चे अब रोने लगे थे। मुझे लगा मैंने बड़ी गलती कर दी। वो औरत एकदम से मेरे सामने आई। उसको देख के मैं डर गया। मेरी बीवी उसको देख के बेहोश हो गई। मेरे बड़े लड़के ने उसे देखा और डर कर भागने लगा। मेरा छोटा लड़का 6 साल का था। वो उसको देख के वहीं ठहर गया। वो औरत ने मुझे कुछ किया जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे छोटे लड़के की लाश मेरे सामने पड़ी है और मेरे बीवी और बड़ा बच्चा वहाँ खड़े होकर रो रहे थे। हम दिल पे पत्थर रख के मेरे बेटे की लाश को लेकर बाबा के पास गए। उन्होंने झाड़ फूँक करके बोला कि वो औरत ने तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल को छोड़ दिया था। जब तक वो किसी को मारती नहीं तब तक वो नहीं जाती। उसकी बलि तुम्हारा बेटा चढ़ गया। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी बाहर जाइए तो ध्यान रखिए, ऐसा किसी से लड़िए मत। क्या पता उस इंसान की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाए। मेरा नाम विनोद है और मेरी उम्र 32 साल की है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे दोस्त का नाम राजेश है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, इसलिए हम लोगों ने कुछ काम ढूंढने का सोचा। मेरे पापा ट्रक ड्राइवर थे। उनसे हमने ट्रक चलाना सीखा था। पिछले बहुत सालों से हम उनसे ट्रक चलाना सीख रहे थे। मेरे पापा की उम्र हो चुकी थी, तो अब ट्रक को मैं और राजेश संभालने लगे। राजेश शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने शिवजी की मूर्ति ट्रक में रखी और रोजाना पूजा करता। हम लोग सारा काम करते थे। एक दिन हमें असम में माल पहुंचाना था। रास्ता लंबा था, पर क्या करें, हमें जाना ही था। यह बात दिसंबर 2018 की है। सर्दी का मौसम था और अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। राजेश को मैंने फ़ोन कर दिया था, तो वो माल लोड करने की जगह पे आया। माल लोड करने के बाद हम लोग रात के 9 बजे निकल गए। रास्ता काफ़ी सुनसान था और वातावरण भी शांत था। हम लोग को कम से कम 3 दिन लगने वाले थे, क्योंकि असम 2000 किलोमीटर दूर था। हम लोगों ने बीच में रोक के चाय पी और थोड़ा नाश्ता भी किया। फिर हम लोग निकल पड़े। हम लोग नेशनल हाईवे से जा रहे थे, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम लोग तीसरे दिन सुबह 10 बजे तक असम पहुँचे। वहाँ सारा माल उतार दिया हमने। हम दोनों बारी बारी चला रहे थे, तो हम दोनों ही काफ़ी थक चुके थे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना शाम तक आराम कर ले और फिर घर जाने के लिए निकल जाए। राजेश बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। वो हमारे लिए खाना लाया और हम लोगों ने थोड़ा खाना खा लिया और फिर हम दोनों सो गए थे। ट्रक को हमने एक कोने में पार्क कर लिया था और उसी में हम लोग आराम कर रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा सपना आया, जिसमें मैं रात को चल के कहीं जंगल में जा रहा था और मेरे पीछे कोई था। मैं अचानक से उठ गया। उठा तो शाम के 6 बज चुके थे और राजेश भी गायब था। खुद को अकेला पाकर मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था। फिर राजेश आया। उसने कहा कि वो ऐसे ही चक्कर मारने बाहर गया था। रात के 8 बजे तक हम लोग वही थे। मुंह धोकर वहाँ एक ढाबे से खाना खाकर हम अपने घर की ओर निकल पड़े। थोड़ा आराम करके हमें अच्छा लग रहा था। मैंने राजेश से कहा, भाई राजेश, आज तू ट्रक चला लियो, मैं कल सुबह चला लूँगा। हमारी रात अच्छे से गुजर गई। दूसरे दिन दोपहर हम लोग रुके और कुछ नाश्ता किया। नाश्ता करके हम लोग निकल गए। रात हो चुकी थी। हम लोग सफ़र कर रहे थे। हम लोग थोड़े गांव जैसे इलाके से गुजरे। गांव क्रॉस करके हम लोग खेतों जैसे इलाकों से गुजरने लगे। हमें कोई औरत चलते दिखाई दे रही थी।
वो कहीं आगे चल रही थी। हम लोगों ने उसे क्रॉस कर लिया। फिर थोड़ा आगे गए तो वही औरत हमें फिर से आगे जाते दिख रही थी। हमें गड़बड़ लगी। हम स्पीड से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाके हमारा ट्रक अचानक बंद पड़ गया। हम लोग थोड़ा घबरा गए क्योंकि ट्रक की सर्विसिंग थोड़े दिन पहले करवाई थी। मैंने राजेश से बोला कि भाई तू यही बैठ यार, मैं देखता हूँ क्या है। मैं नीचे उतरकर देखने लगा। नीचे उतरते ही मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी। हल्की सी हंसने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने राजेश से पूछा कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या राजेश, तब उसने बोला कि मुझे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। तभी एक औरत आई। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। मैं डर गया था। वो एक चुड़ैल थी क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया। राजेश ने उस औरत को देखा और तुरंत ही मेरी मदद करने के लिए नीचे उतर गया। उसने चुड़ैल को धक्का देने की कोशिश की पर उस चुड़ैल ने राजेश को ही दूर फेंक दिया। अब वो चुड़ैल मेरे गले को काट रही थी और मेरी पीठ पे खरोंचे लगा रही थी। राजेश उठ के आया और शिवजी का नाम लेकर उसने उस चुड़ैल को धक्का मार दिया। राजेश मुझे उठाकर ट्रक के अंदर लेके जा रहा था पर उस चुड़ैल ने राजेश के पैर को काट लिया और उस पैर का मांस खा लिया। वो देखने में बहुत भयानक था। वो औरत ने मुझे सर पे मारा। मैं अधमरा हो गया था। राजेश शिव की मूर्ति लेके मेरे पास आया। वो चुड़ैल हमसे दूर जा रही थी। वो बोली, आज तुम बच गए वरना आज तुम मारे जाते। मैं तब तक बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और राजेश की तबीयत भी ठीक थी। बाद में राजेश से पूछा तो वो बोला कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैं ट्रक चला के पास के हॉस्पिटल आ रहा था और वो चुड़ैल ट्रक के पास हमारा पीछा कर रही थी। मतलब जैसे मैं ट्रक चला रहा था, पास ही में ही वो चुड़ैल हमारा पीछा करते करते उड़ती आ रही थी, पर कुछ कारण की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रही थी। वो चुड़ैल ट्रक का ही पीछा कर रही थी पर कुछ दूर आके वो वापस चली गई। मेरे दोस्त राजेश की वजह से आज मेरी जान बच गई। वो चाहे तो अंदर बैठकर अपनी जान बचा सकता था पर उसने उसकी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। ये दूसरी कहानी हमारे ही सब्सक्राइबर मयंक भाई ने भेजी है, तो चलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं हरियाणा के कैथल का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। यह घटना तकरीबन 20 साल पहले की है। आपको तो पता ही होगा कि 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। सिर्फ अमीर लोगों के पास लैंडलाइन मिल जाते थे। मेरे पापा की एक पीसीयू की दुकान थी जहां लोग उनके रिश्तेदारों से बात करने के लिए हमारा पीसीयू इस्तेमाल करते थे। तो होता ऐसा था कि दुकान की वजह से पापा को वहीं सोना पड़ता था। एक रात की बात है, जब पापा को आधी रात पानी की प्यास लग रही थी तो पापा उठकर उनके दुकान के सामने बने एक नल के पास पानी पीने के लिए वहां चले गए। जब पापा पानी पी रहे थे तो पापा को पायल की धीमी धीमी आवाज़ आने लगी जो कि थोड़े पल पे तेज़ हो रही थी। वो पायल की आवाज़ पापा के पीछे आकर रुक गई। पापा थोड़ा डर गए। पापा भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे तो उन्होंने भोलेनाथ जी का नाम लिया और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, आज तो तू बच गया, अगली बार मारा जाएगा। वो पायल की आवाज़ भी अब धीरे धीरे गायब हो गई। दोस्तों, भले ही ये छोटी कहानी हो पर इसका कहा हर एक शब्द सच्चा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम इरफान है
मैं कश्मीर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी उम्र 30 साल की है। मेरी पत्नी सबा की उम्र 25 साल की है। हमारी शादी हुए 3 साल हो चुके थे। हमारी कोई भी संतान नहीं थी, पर आखिरकार बहुत सालों के बाद मैं बाप बनने वाला था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। हम लोग आबादी से दूर हमारे खेतों में एक छोटे से घर में रहते थे, क्योंकि मेरे पिता को खेतों में रहना अच्छा लगता था। मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाहता था, तो मैं उनके साथ रहने लगा। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। कमाई इतनी हो जाती थी कि मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता था। यह घटना मेरे साथ जुलाई 2016 में घटी थी। हुआ यूँ कि किसी कारण से मेरे अम्मी पापा को उनके किसी रिलेटिव्स के घर जाना पड़ा। मम्मी तो मेरे पत्नी के साथ ही रहना चाहती थी, पर मैंने कहा कि मैं संभालूंगा, आप चले जाए। बहुत फोर्स करने पर वो लोग चले गए। पहले 3-4 दिन तो सब ठीक रहा। मैं भी जल्दी काम से आ जाता था, पर अब डिलीवरी का टाइम नज़दीक था तो मैंने छुट्टी ले ली। और वैसे भी ट्रक को धोना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही वॉश कर दूँ। उस दिन मैं दोपहर को ही घर आ गया था। शाम को हम दोनों ने अच्छे से खाना खाया और रात को मैं मेरी पत्नी को सुलाकर सो गया। अचानक रात के 2 बजे मेरी पत्नी सबा की तबीयत खराब होने लगी। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने सबा को बोला कि तुम रुक जाओ, मैं गांव से किसी दाई को लेके आता हूँ, या फिर कोई नर्स मिल जाए तो लेकर आऊँगा। पर सबा बोली कि इतना वक्त नहीं है। ना चाहते हुए भी मुझे मेरी पत्नी को ट्रक में किसी भी तरह बिठाकर गांव जाने को निकलना पड़ा। रास्ता वैसे ठीक था। बीच में मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं डर डर के ट्रक चला रहा था। बीच में मुझे कोई बुढ़िया जाती हुई दिखाई दी। वो बुढ़िया मुझे रोकने का इशारा कर रही थी। हमारे घर से गांव का रास्ता 5-6 किलोमीटर है, तो मैंने सोचा कि यह बुढ़िया गांव की होगी। अगर मैं इसे बिठा लूँगा तो मेरी पत्नी की कुछ मदद हो जाएगी। मैंने ट्रक से नीचे उतरकर उस बुढ़िया को सब बताया। उस बुढ़िया ने मुझे अलग नज़रों से देखा। उस बुढ़िया से मुझे अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़े मांस की बदबू। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बुढ़िया बोली कि पास में ही उसका घर है, और वो बोली कि वो एक दाई है, और बोला कि मेरे पत्नी की वो डिलीवरी कर देगी। और क्या था, मैं इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जंगल जैसे रास्ते में पास में उस बुढ़िया का छोटा सा घर था। उस बुढ़िया ने बोला कि तुम बाहर बैठो, मैं संभाल लूँगी। मैंने सोचा कि चलो सब ठीक हो जाएगा। मैं चैन की सांस लेने लगा। मुझे लगा कि मैं एक बार अपने अम्मी पापा को ये बात फ़ोन पे बता दूँ। तो मैं अपनी अम्मी को फ़ोन लगाने के लिए उस घर से थोड़ा दूर चले गया। जब मैंने अम्मी को ये बताया कि हमें एक बुढ़िया ने मदद करने को कहा है, तो मेरी अम्मी पहले तो चौंक गई और बोली कि कौन सी बुढ़िया बेटा। मैंने बोला कि गाँव जाते वक्त जो जंगल पड़ता है ना अम्मी, उसी जंगल में उसका घर है अम्मी, वो वाली बुढ़िया। मेरी अम्मी ने मुझे ज़ोर से बोला कि बेटा वो कोई बुढ़िया नहीं है, वो तो चुड़ैल है जो कि छोटे बच्चों को मार के खा जाती है। मैं बोला अम्मी पागल हो क्या आप, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो। अम्मी ने कहा कि अपनी आंख बंद करके आयत पढ़, फिर तुझे सारी बात समझ आ जाएगी। जैसे ही मैंने आयत की पहली लाइन पढ़ी, मुझे अचानक से ठंड लगने लगी। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ घर नहीं था।
और मेरी पत्नी को एक खटिए पे लेटा दिया गया था। वो बुढ़िया अपने चुड़ैल के रूप में आ चुकी थी। उसके पैर उल्टे थे और आंखों की पुतलियाँ गायब थी। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे। वो मेरी पत्नी के पेट को चीरकर उसमें से बच्चे को खा रही थी। मैंने आयत पढ़ना शुरू कर दिया। वो औरत मेरी पत्नी से तो दूर चली गई, पर मेरे बच्चे को आधा खाकर वो फेंक के चली गई। जाते टाइम वो ज़ोर से बोली, आज तुझे तेरे अल्लाह ने बचा लिया है। आज बच गया तू और तेरी पत्नी भी। अगली बार मारे जाओगे। मेरी पत्नी बेहोश हो चुकी थी। मैंने आयत पढ़ के उसे जगाने की कोशिश की। उसको मैंने सब कुछ बताया कि कैसे उस औरत ने हमारे बच्चे को मार डाला। सबा का बहुत सारा खून बह चुका था। मैंने उसे अपने कंधे पर उठा के गांव तक चलते गया और डॉक्टर साहब को दिखाया। सबा तो ठीक हो गई, पर हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मेरी पत्नी ने मुझे अपने बच्चे को खोने का कसूरवार ठहराया। करता भी तो क्या मैं, मेरी मजबूरी थी। आज हमारी एक बेटी है, पर पहले बच्चे को खोने का गम अभी भी मुझे है। पता नहीं यह गम मुझे कब तक पीछा करता रहेगा। मैंने इस गम के वजह से खुदकुशी करने की भी कोशिश की, पर नासफल रहा। मैं उड़ीसा के राउरकेला का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 42 साल की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा वक्त ज़्यादातर बाहर ही निकलता था। मैं पूरे इंडिया में ट्रक चला चुका हूँ। मैं जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था वो नेशनल परमिट वाली थी। बात 2010 की है, जब मुझे चेन्नई माल पहुंचाना था। मैं मेरे असिस्टेंट मुकेश के साथ था। हम दोनों पिछले 15 सालों से साथ काम करते थे। वैसे वो मेरा पड़ोसी था। हम लोग माल लोड करके सुबह के 11 बजे चेन्नई की ओर निकल पड़े। मुझे सफ़र करना अच्छा लगता था। रास्ता एकदम साफ था। छोटे छोटे पहाड़ों को देखकर मज़ा आ रहा था। सफ़र 1300 किलोमीटर का था, तो टाइम तो लगने वाला ही था। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि 5-6 घंटे मैं चलाऊंगा और 5-6 घंटे मुकेश चलाएगा। इससे कि एक पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आराम भी हो जाएगा। हम लोग 2 दिन के सफ़र के बाद चेन्नई पहुंच गए। मुझे साउथ वालों का नाश्ता करना बहुत पसंद था। मैं अपने ट्रक को वहां पर रखकर मुकेश के साथ एक साउथ की अच्छी सी नाश्ते वाली होटल में गया। मैंने अच्छे से खाना खाया। हम लोग फिर रात को अपने घर उड़ीसा के लिए निकल गए। उड़ीसा पहुंचते ही हाईवे पर किसी का एक्सीडेंट हो रखा था। वहां पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी। हम लोगों ने साइड पे ट्रक रोक दिया और एक्सीडेंट को देखने के लिए चले गए। एक कार में पति पत्नी दोनों की मौत हो चुकी थी और दूर दूर उनका सामान पड़ा था। शायद वो शादी की शॉपिंग करके अपने घर जा रहे थे। पुलिस भी आई थी। वहाँ भीड़ से थोड़ा दूर मुझे एक छोटा सा पाउच दिखा दिया। मुझे उसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने उस पाउच को छुपके से ले लिया। शायद ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस पाउच को ले लिया और घर की ओर निकल पड़ा। थोड़े दिनों की मुझे छुट्टी थी। उस पाउच में से मुझे एक कीमती घड़ी मिली और एक छोटा सा सोने का हार मिला। वो देख के मैं चौंक गया। मैंने सोचा अब मैं ये रख लूँगा। मैंने उसमें से वो हार अपनी पत्नी को दे दिया। वो खुश हो गई और वो घड़ी मैंने पहनना शुरू कर दिया।
पहले 2-3 दिन सब कुछ ठीक था और तीसरे दिन रात को मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। वो आवाज़ घुंघरू की थी, जैसे कि कोई नाच रहा हो। मैं एकदम से उठ गया। पता नहीं मुझे अचानक से ठंड लग रही थी। मेरी पत्नी ने मुझे देखा और बोला कि क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अगले दिन जब मैं उठा तो सब ठीक था, पर मेरी पत्नी कुछ अलग से मुझसे पेश आ रही थी। वो जैसे मेरी पत्नी नहीं है और कोई और। पर मैंने सोचा कि रात की घटना की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। दिन में अब सब कुछ ठीक रहा। रात होते ही मेरा डर फिर से शुरू हो गया। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। रात के 1:30 बजे मेरी आंख फिर से एक आवाज़ से खुली। वो आवाज़ किसी औरत के रोने की थी। मैंने देखा कि हमारे कबोर्ड के कोने में कोई औरत है और वो रो रही है। वो सुनकर मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरे घर वाले उठकर मेरे पास आए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। मैंने बोला कि कोई उस कबोर्ड के पास बैठकर रो रहा था। वो एक औरत थी। घर वाले बोले कि उन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। वो बोले कि तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। मैं पसीने से भीग गया था। फिर से दिन में सब कुछ ठीक रहा, पर फिर से उसी रात 2 बजे मैं नींद से उठा। अब घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। मेरी आँख खुली, पर जैसे ही मेरी आँख खुली मैं जैसे पैरालाइज्ड हो गया था। मेरे हाथ पर नहीं चल रहे थे। मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वो औरत, मुंह उसका खून से लथपथ था। सफ़ेद साड़ी खून से लथपथ थी। वो मेरे ऊपर आकर मेरी छाती पे बैठकर मेरा गला दबाने लगी और बोली कि मेरा सामान दे दे। मैंने सोचा कि मैं आज मर जाऊंगा। मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगा। वो औरत गायब हो गई। किसी को बिना कुछ बोले डर के मारे मंदिर में बैठा रहा और वहीं सो गया। अगले दिन उठकर देखा तो मेरे गले पे लाल निशान थे। वो देखकर मैं काफ़ी डर गया। उस दिन मुझे माल पहुंचाना था। लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र मुझे तय करना था। मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, घर के बाहर रहूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, सफ़र कर लूँगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। मुकेश उस दिन मेरे साथ किसी कारण नहीं आया, तो मुझे अकेला ही निकलना पड़ा। मैं माल पहुंचाकर रात के 3 बजे वापस आ रहा था। अब तक कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। अचानक एक औरत ने मुझे गाड़ी रोकने का इशारा किया। रास्ता सुनसान था, तो मैंने सोचा कि शायद उसको मेरी मदद चाहिए। मैंने गाड़ी रोक दी और वो औरत बोली कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है और वो उसके साथ चल के उसके बच्चे को अस्पताल छोड़ आए। मुझे उस पर तरस आ गया और मैं नीचे उतर गया। थोड़ा जंगल में अंदर जाके वो औरत अचानक रुक गई और वो जब पीछे मुड़ी तो हंस रही थी। अब तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वो औरत वही थी। उसने बोला, मेरा सामान दे दे वरना मारा जाएगा। मैंने बोला, कौन सा सामान? वो औरत ने मुझे मेरे सर पे मारा। मैं वही बेहोश हो गया। थोड़ी देर में मेरी आंख खुली तो मैं अपने ट्रक के पास था। खून बहुत बह रहा था मेरे सर से। मैं अस्पताल जाने के लिए ट्रक चलाने लगा। अचानक से वो औरत मेरे ट्रक के अंदर अंधेरे में मेरे पास आई और उसी में मेरा स्टीयरिंग कंट्रोल से छूटा और मैं वही पेड़ के पास जाके टकरा गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया, पर शायद किसी ने मुझे बचा लिया। वो कोई लंबा सा आदमी था। मैं अधमरा था। मुझे सर पे टांके आए और थोड़े दिनों तक मैं अस्पताल रहा।
पंडित जी से पूछने पर पता चला कि उस दिन जो पति पत्नी की मौत हुई थी, तुमने उस पाउच को चुरा लिया था। उसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। अब मैंने झाड़ फूक कर दिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस घड़ी और उस हार को दूर जाकर लाल कपड़े में दफना के आना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन हनुमान जी ने तुम्हारी जान बचाई, वरना तुम मारे जाते और शायद तुम्हारी लाश कभी मिलती ही नहीं। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं ऐसी चीज़ें कभी रास्ते से नहीं उठाऊंगा। मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने गलती की थी और उसका फल मुझे मिल गया। मेरा नाम विकास है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 45 साल की है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मेरे असिस्टेंट का नाम मोहसिन अली है। वो काफ़ी बुजुर्ग है, उनकी उम्र 65 साल के करीब होगी। उनको चाचा करके ही मैं बुलाता था। इससे पहले कि मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँ, मैं ग्लो विनिंग्स को थैंक यू बोलूँगा। उन्होंने मेरी स्टोरी का वीडियो बना के आप सबको सुनाया। ये बात मार्च 2012 की है। हम जिस कंपनी के लिए काम करते थे उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। हमें 4 अलग अलग स्टेट माल पहुंचाना था। मैं और मोहसिन चाचा बहुत खुश थे इस ऑर्डर से, क्योंकि हमें भी काफ़ी अच्छे पैसे मिलने वाले थे। हम लोगों को एक ऑर्डर केरला में, दूसरा ऑर्डर हरियाणा, तीसरा ऑर्डर गुजरात और चौथा ऑर्डर असम का मिला था। हम लोगों को हर बार अलग अलग ऑर्डर लेना था, क्योंकि ये हमारी कंपनी ने हमें कहा था। चाचा की कोई संतान नहीं थी, वो मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। उनके घर में बस उनकी पत्नी रहती थी। बात करें मेरे परिवार की तो मेरे 2 बच्चे थे। हम लोग हमारे परिवार को बोल के वहाँ से निकल गए। पहला ऑर्डर केरला से था तो हम लोग रात को निकल गए। रास्ता तकरीबन 3000 किलोमीटर का था और हमें टाइम भी लगने वाला था। हम लोग रात के 8 बजे ही माल लोड करके निकल गए। रास्ता साफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। हम लोगों ने 1 हफ्ते में काम खत्म कर दिया और फिर घर आ गए और बाकी काम हमने 10 दिनों में ही खत्म कर दिए। हम लोग काफ़ी थक गए थे, पर क्या करें, हमारा आखिरी ऑर्डर असम के लिए था। यहाँ से माल लोड करके फिर से वहाँ से माल लोड करके उत्तराखंड पहुँचना था। हम लोग रात के 10 बजे निकल गए। रास्ता 2200 किलोमीटर का था। हमारी बॉडी जैसे चूर हो चुकी थी, पर क्या करते, काम पूरा करना था। हम लोग असम पहुंच चुके थे। गर्मी का मौसम था, गर्मी से हाल बेहाल था हमारा। हम लोग असम पहुंचे और वहां सामान पहुंचाया। हमें अच्छा लग रहा था क्योंकि ये आखिरी ऑर्डर था। पिछले कई दिनों से बिना ब्रेक लिए हम लोग बहुत काम कर रहे थे। चाचा बोले, विकास बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह के रहम से काम पूरा हो गया। बस अल्लाह करे हम लोग जल्दी घर पहुँच जाए। मैं बोला, चाचा सही कहा आपने, बस भगवान की कृपा से हम लोग जल्दी पहुँच जाए। माल लोड करने में टाइम लगने वाला था। वो दूसरी जगह से सामान लोड करके हम लोग एक ढाबे से खाना खा के मैं और चाचा दोनों घर के लिए निकल गए। मैं और चाचा गाते हुए रास्ता काट रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि अब घर जाके पैसे अच्छे मिलेंगे और थोड़े दिन तक काम भी नहीं रहेगा, मज़ा आ जाएगा। हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे, सब कुछ ठीक था। चाचा ने कहा कि उन्हें बाथरूम जाना है। हम लोग जंगल जैसे इलाके में पहुंच गए थे। मैंने ट्रक को वही साइड की ओर रोक दिया। चाचा बॉटल लेकर नीचे उतर गए। वो वही थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे चले गए। मैंने सोचा क्यों ना नीचे उतरकर यहाँ वहाँ चक्कर लगाऊं। वैसे भी चाचा को देर लगने वाली थी तो सोचा कि थोड़ी खुली हवा खा लूं। मैं रोड से उतरकर कच्चे रास्ते जाने लगा। वहाँ मुझे एक लाल साड़ी, सिंदूर और चूड़ियों से भरा एक मटका दिखाई दिया। क्योंकि मटका बड़ा था
और मैं अंदर देख चुका था। मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था और मजाक उड़ाता था। अंदर देखा तो चूड़िया, लाल साड़ी, सिंदूर और बालियाँ भी थी। एक बुझा हुआ दिया भी था। मैं देख ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं एक पल के लिए डर गया था, पर वो चाचा थे। चाचा ने जब मेरे हाथ में लाल सिंदूर लगा हुआ देखा और वो मटका देखा तो गुस्सा होकर बोले, विकास, ये क्या किया तुमने? छोड़ो इसको, अभी के अभी छोड़ो। मैंने बोला, चाचा ये सब कुछ नहीं होता, ये बस अंधविश्वास है। मैंने उस मटके को लात मारी और बोला, चलो चाचा, चलते हैं यहाँ से। शायद ये मेरी बड़ी भूल थी। हम लोग फिर अपने सफ़र के लिए निकल गए। पता नहीं चाचा गुस्सा क्यों थे और उनको पसीना भी आ रहा था। वो बोले, कुछ भी दिखो तो उसे नज़रअंदाज करना। पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें एक औरत, आदमी और उस औरत के गोद में कोई बच्चा दिखाई दिया। वो हमें ट्रक रोकने का इशारा कर रहे थे। चाचा बोले, बेटा ट्रक मत रोकना, इन लोगों के चक्कर में हमें देर हो जाएगी। मैंने बोला, चाचा आप ये क्या कह रहे हो, ये गलत है, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। मैंने ट्रक रोक दिया और उनको बिठा लिया। उनके बॉडी से मरे हुए कुत्ते के मांस जैसी बदबू आ रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके बैठने के बाद ठंडी भी बढ़ गई थी। वो बोले, उनको आगे तक हम लोग छोड़ दे। चाचा को मैंने मेरे पास बिठा लिया और वो लोग चाचा के पास बैठे थे। चाचा बहुत डर रहे थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। थोड़ी देर तक सन्नाटा था। कुछ 2 किलोमीटर जाके वो औरत ने चुप्पी तोड़ी और बोली, भाई साहब, यहाँ तो भूत और चुड़ैलों के इलाकों में आप ट्रक चला रहे हो, आपको डर नहीं लगता क्या? मैं बोला, भाभी जी, मैं किसी आत्मा से नहीं डरता, ये सब वहम है, ये बकवास है। उसकी आवाज़ में भारीपन आ गया था। पर थोड़ी दूर जाके वो बोले, यहाँ रोक दो। हम लोगों ने एक सुनसान इलाके में अपना ट्रक रोक दिया। वो नीचे उतरे और बोले कि 1 मिनट, मेरे बच्चे को पकड़िए, हम लोग आते हैं। मैंने सोचा कि ये शायद वॉशरूम के लिए गए होंगे। फिर सोचा क्या करो, पर सोचा ठीक है। मैंने उनके बच्चे को नीचे उतरकर पकड़ लिया। वो अंदर वही अंधेरे में कहीं चले गए। काफ़ी टाइम तक वो लोग नहीं आए। वो बच्चे का वज़न बढ़ रहा था। चाचा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अचानक से उनको खून की उल्टी होने लगी। वो बोले, विकास, उस बच्चे को देख। मैंने जब उस बच्चे को देखा तो उसके पैर नीचे तक लटक रहे थे। वो देखकर तो मैं डर गया। वो बोले, बच्चा नीचे फेंक और जल्दी चढ़ जा, वरना हम मर जाएंगे आज। मैंने वैसे ही किया। बच्चे को वहीं फेंक कर मैं ट्रक चढ़ के गाड़ी चलाने लगा। वो औरत और आदमी भागते हुए हमारा पीछा कर रहे थे। आज सोचा कि आज मैं मर जाऊंगा। वो औरत हंसने लगी और बोली कि तुझे मजाक करना अच्छा लगता है ना? तुझे मैं बताती हूँ कि मजाक कैसा होता है। वो बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। वो औरत एकदम से अंदर घुसी और मेरा कंट्रोल ट्रक से हटा। हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। तब पता चला कि चाचा कोमा में हैं और मेरी हालत सीरियस थी। 2 महीने तक चाचा को होश नहीं आया। फिर एक दिन चाचा को होश आया और फिर हम लोग 3 महीने तक वही रहे। 3 महीने के बाद हम लोग डिस्चार्ज हुए। तो मेरा नाम जसपाल सिंह है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल नवंबर में घटी थी। मेरे साथ और एक घटना बहुत पहले घटी थी जो कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की थी। खैर, बात करें इस घटना की तो मुझे गुजरात में कुछ माल लोड करने जाना था। इस बार मेरे साथ
मेरा नया असिस्टेंट खुशवंत था, क्योंकि मेरे पुराने असिस्टेंट के साथ क्या हुआ है आपको पता है। हम दोनों फिर गुजरात के पाटन माल लोड करने के लिए चले गए। माल लोड करने के बाद हम लोग पंजाब की ओर वापस निकलने लगे। रास्ते में हमें एक ढाबा मिला। हम लोगों को वैसे बहुत भूख लगी थी, तो मेरे असिस्टेंट खुशवंत ने कहा कि पाजी चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। मैंने भी फिर खुशवंत से कहा कि हाँ भाई मुझे भी भूख लगी है, चलो खा लेते हैं। हम लोग फिर ढाबे में खाना खा के वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ता एकदम सुनसान था, आपको भी पता है लॉकडाउन का समय था, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। मैं फिर 4 घंटे ड्राइव करते करते थक चुका था। वैसे मुझे नींद तो आ रही थी, पर मैंने सोचा कि अभी सो जाऊँ उससे अच्छा है कि और 1 घंटा ड्राइव कर लेता हूँ। आगे जाके वैसे भी एक ढाबा आने वाला है, वह गाड़ी साइड में रोक दूंगा और फिर सो जाऊंगा। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। हम लोग अब जंगल जैसे इलाके में आ चुके थे। वहाँ कोई भी गाड़ी हमें दिख नहीं रही थी, सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियाँ, वो भी कार्स दिख रही थी। थोड़े ही आगे गए होंगे कि मुझे एक औरत ने ट्रक रोकने का इशारा किया था। सच बोलूं तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि पिछली बार जो घटना मेरे साथ घटी थी उस घटना से मैं थोड़ा सहम गया था। पर फिर भी मैंने सोचा कि शायद इस औरत को मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसने गाँव वालों जैसी साड़ी पहन रखी थी। मैंने फिर वहाँ अपनी ट्रक रोक दी। उस औरत ने कहा कि हम उसे थोड़ा आगे छोड़ दें, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। अब उसके बच्चे का नाम सुनते ही मुझे उस पर दया आ गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वाहेगुरु अपने साथ है, जो भी होगा देखा जाएगा। खुशवंत ने भी कहा कि पाजी कोई भी गड़बड़ नहीं है, इस औरत को हम बिठा लेते हैं। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने उस औरत को बीच में बिठा लिया था। हम लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ने लगे। उस औरत ने कहा कि थोड़ा आगे जाके एक छोटा सा घर आता है, वहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं, तो अब हमें उस डॉक्टर के पास छोड़ देना। मुझे अब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जिससे कि मुझे कोई डर लगे। हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाके हमें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस औरत ने कहा कि आप यहीं रोक दीजिए। फिर हमने हमारी ट्रक वहीं रोक दी। उस औरत ने कहा कि मैं डॉक्टर साहब को बुला लाती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ी देर रुकिए, मुझे डर लग रहा है। मैंने फिर सोचा कि वैसे भी आधी रात है, कहाँ इस औरत को अकेले छोड़ते जाएंगे। वो औरत फिर उस घर के अंदर चले गई। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, वो औरत उस घर के अंदर से वापस नहीं आई। वो देख के मैं थोड़ा डर चुका था। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने सोचा कि कहीं उस डॉक्टर ने तो इस औरत के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे थे। फिर मैंने नीचे उतर के उस घर में जाने का सोचा। मैं फिर उस घर में चला गया। मैं उस घर में गया तो मुझे वो घर अच्छी हालत में नहीं दिखा। वो घर अब खंडर हो चुका था। सच बोलूँ तो मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है। मैं भागा भागा अपने ट्रक में चढ़ा और फिर अपनी ट्रक लेके आगे बढ़ने लगा। पर अचानक से वो औरत हमारी ट्रक की स्पीड को मैच करते हुए हमारे पीछे उड़ते हुए आने लगी। मैं अब समझ चुका था कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। इससे अच्छा मैं वाहिगुरु का नाम लूँ और आगे बढ़ने लगूँ। थोड़ा आगे जाके वो औरत अचानक से गायब हो गई। मुझे लगा कि वो औरत ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया है, पर शायद मैं गलत था। वो औरत अचानक से हमारे ट्रक में बैठ गई, मतलब कि वो उड़ते हुए हमारे बीचों बीच आ चुकी थी। सच बोलूँ तो वो नज़ारा बहुत डरावना था। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं चिल्लाने लगा, मैं ज़ोर ज़ोर से वाहिगुरु का नाम लेने लगा। वो औरत के पैर उल्टे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने इस बार कोई बेवकूफ़ी नहीं की। ज़ोर ज़ोर से वाहिगुरु का नाम लेने लगा। जैसे ही मैंने वाहिगुरु का नाम ज़ोर ज़ोर से लेना शुरू कर दिया, वो औरत अचानक से चिल्लाई और एकदम से गायब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर इस बार भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं नीचे गिर गया था, पर इस बार हम दोनों में से किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। ये तो वाहिगुरु का आशीर्वाद था कि हम लोग बच गए थे।
पिछली बार जैसा हमारे साथ नहीं हुआ था। हम लोग फिर वही पूरी रात पड़े रहे और दूसरे दिन सुबह होते ही हम लोगों ने मदद बुलाई और फिर घर पहुंच गए। अगर आप जसपाल भाई की पहले वाली स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, आप वहां से उनके पहले वाली स्टोरी सुन सकते हो।